हाँ, प्रिया राठौर, अनुष्का, निकिता, सृष्टि। अब अपन बेटा फर्स्ट पे जो टेडोफाइट्स कर रहे थे उसमें राइनिया है, वो ले लेंगे अभी। राइनिया, फोर्थ यूनिट। देख लेते हैं, 1-2 मिनट और आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपन स्टार्ट करेंगे। चलो अपन फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी आपको, अभी किसके बारे में बात करेंगे? अभी तो सभी इंग्लिश हिंदी के है ना, तो अपन हिंदी भी बात कर लेते हैं। राइनिया, राइनिया क्या है? प्रिमिटिव लैंड प्लांट है। और राइनिया आपकी किस बुक में है? जो मैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड पैलियोबॉटनी ले रही थी, उसमें एक फॉसिल प्लांट है, जीवाश्म पादप है, जिसका नाम है राइनिया। और जब अपन इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं, वर्गीकृत स्थान, तो क्या पाते हैं? राइनिया को डिवीजन साइलोफाइटा में रखा गया है। और कौन सी वर्ग में, कौन सी क्लास में राइनिया को रखा गया है? तो वर्ग है साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर है साइलोफाइटेल्स। तो राइनिया नामक फॉसिल प्लांट को गढ़ साइलोफाइटेल्स में रखा गया है। तो कौन से कुल में, फैमिली में राइनिया को इंक्लूड किया गया है? फैमिली है राइनियेसी। कुल का नाम क्या है? राइनियेसी। जीनस है राइनिया। तो सबसे पहले बताते हैं बेटा, जो किड्सन एंड लेंग है, नाम क्या था? किड्सन एंड लेंग ने राइनिया के जीवाश्म उत्तरी स्कॉटलैंड के राइनी गांव से डिवोनियन काल की चढ़ डेवोनियन काल की चढ़ प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किए थे। तो राइनिया के जो जीवाश्म है, कहाँ से प्राप्त हुए थे? स्कॉटलैंड में एक गांव है, उस गांव का नाम क्या था? राइनी गांव। तो ये किसने प्राप्त किए थे राइनिया के फॉसिल? किड्स्टन एंड लैंग ने प्राप्त किए थे। और इस वंश का नाम राइनिया, इस वंश का नाम राइनिया, इसके प्राप्ति स्थान राइनी पर रखा गया है। क्योंकि बेटा मैंने बताया जो जीवाश्म है, किस जीवाश्मीय पादप की बात चल रही है? राइनिया की। तो राइनिया को कहाँ से प्राप्त किया था? इस राइनिया प्लांट का की का जो जीवाश्म है, स्कॉटलैंड के राइनी गांव से प्राप्त किए गए थे। तो राइनिया पादप का नाम इसके प्राप्ति स्थान राइनी पर रखा गया है। तो राइनिया वंश के जीवाश्म किडस्टन, किसने? किडस्टन या किडस्टन एंड लैंग द्वारा स्कॉटलैंड के एबरडीनशायर क्षेत्र में स्थित राइनी नामक स्थान से 1917 में प्राप्त किए गए थे। अब अपन देखते हैं कि इस वंश की केवल 2 जातियां प्राप्त की गई हैं। कौन कौन सी 2 जातियां हैं? एक तो बेटा है राइनिया मेजर, राइनिया मेजर। दूसरी जाति है राइनिया गुइने बघानी, राइनिया गुइने बघानी। तो दोनों जातियों के जीवाश्म मध्य देवोनी काल, मिडिल डिवोनियन पीरियड की चट्टानों में पूर्ण पादप के रूप में परिरक्षित पाए गए। तो इस तथ्य के अनेक प्रमाण हैं कि राइनिया के पौधे सक्रिय ज्वालामुखी के निकट की पीठमय भूमि में उगते थे।
तो राइनिया के पादपकाय बीजाणुद्भिदी थे। राइनिया के जो पादपकाय थे वो कैसे थे? बीजाणुद्भिदी थे। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं स्पोरोफाइट ऑफ राइनिया। उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या है भाई, ये संरचना क्या है? क्वेश्चन इसमें ही आता है, राइनिया की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। भाई ये संरचना का वर्णन कीजिए या आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो राइनिया के पादप बीजाणुद्भिद, सरल तथा शाकीय थे। कैसे थे? जो राइनिया के प्लांट्स थे वो स्पोरोफाइट थे और बीजाणुद्भिद थे और सरल थे तथा शाकीय थे, हर्बेशियस थे। और पादप दो भागों में विभाजित था। राइनिया का जो प्लांट है दो भागों में विभाजित था। कौन कौन सा है दो भाग? एक तो प्रकंद है जिसे अपन राइजोम कहते हैं, तथा वायवीय शाखाओं में विभाजित था, एरियल ब्रांचेस में विभाजित था। मतलब द स्पोरोफाइट ऑफ राइनिया was simple and the sporophyte was herbaceous in nature, and the sporophytic plant of Rhinia was divided into rhizome and the aerial branches. Rhinia का जो पादप था वो दो भागों में विभाजित था। एक तो प्रकंद मतलब राइजोम, दूसरा है बेटा वायवीय शाखाओं में मतलब एरियल ब्रांचेस में। तो पहले अपन पढ़ते हैं प्रकंद। राइनिया में कैसा प्रकंद पाया जाता है? तो ये द्विसर्पी, बेलनाकार तथा द्विभाजी शाखित था। मतलब द राइजोम was creeping. The rhizome of Rhinia was creeping in nature and it was cylindrical and dichotomously branched. तो राइनिया में जो प्रकंद पाया जाता था, राइजोम पाया जाता था, वो विसर्पी था, बेलनाकार था, सिलेंड्रिकल था, मैम हाँ बेटा द्विभाजी शाखित था। हाँ आप बोलो बेटा। मैम ये राइजोम और राइजोइड से एक ही होते हैं क्या? नहीं बेटा, राइनिया में राइजोइड्स होते हैं। These are root-like structure. राइजोइड्स हैं, सृष्टि इसको हिंदी में बोलेंगे मूलाभास। तो ये अलग अलग है। तो राइजोम अपन किसको कहते हैं बेटा? जब स्टेम अंडरग्राउंड हो जाता है, भूमिगत हो जाता है, मतलब भूमिगत स्तंभ को राइजोम बोलते हैं। लेकिन राइजोम से कुछ रूट लाइक संरचनाएं निकलती हैं, उनको अपन राइजोइड्स बोलते हैं, है ना बेटा? तो राइजोम अलग है, राइजोइड्स अलग हैं। तो जैसा आपने पूछा राइजोइड्स हेल्प rhizoids help in the absorption of water and mineral nutrients from the soil, whereas the rhizome is creeping and it is dichotomously branched. ये अंतर है बेटा। ठीक है। तो जो प्रकंद है, जो प्रकंद से क्या निकलते हैं? राइजोम से ऊर्ध्व वायवीय शाखाएं विकसित होती हैं। मतलब फ्रॉम द राइजोम some erect aerial branches are developed. प्रकंद से कुछ, जिसको आप शिष्य पूछा, प्रकंद माने राइजोम से कुछ ऊर्ध्व वायवीय शाखाएं विकसित होती थी तथा इसकी निचली सतह से समूह में एक कोशिक मूलाभास विकसित होते थे। तो तृप्ति सृष्टि का आंसर आ गया। मतलब जो राइजोम है उससे बेटा ऊपर की ओर तो वायवीय शाखाएं विकसित होती थी। राइजोम है, प्रकंद से क्या निकलते थे? इरेक्ट वायवीय शाखाएं विकसित होती थी तथा प्रकंद की, राइजोम की बेटा निचली सतह से मतलब लोअर सरफेस से समूह में कुछ एक कोशिक मतलब यूनिसेल्यूलर मूलाभास राइजोइड्स विकसित होते थे। आगे समझो बेटा, राइजोम एंड राइजोइड्स अलग अलग है। राइजोम से कुछ शाखाएं निकलती हैं जो कि इरेक्ट होती हैं, ऊर्ध्व होती हैं, जो कि जिन्हें कि अपन वायवीय शाखाएं कहते हैं। और राइजोम की निचली सतह से कुछ मूलाभास निकलते हैं, राइजोइड्स निकलते हैं, जो कि एक कोशिक
होते हैं और इस राइनिया में जड़ें अनुपस्थित थी। द रूट्स वर एब्सेंट इन द फॉसिल प्लांट राइनिया। तो फॉसिल प्लांट जीवाश्मीय पादप राइनिया में जड़ें नहीं पाई जाती थी। और वायवीय शाखाएं के बारे में अब अपन बात करते हैं, एरियल ब्रांचेस। तो वायवीय शाखाएं द्विभाजी शाखित होती थी। द एरियल ब्रांचेस वर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। जो वायवीय शाखाएं राइजोम से निकलती थी वो कैसी होती थी, द्विभाजी शाखित होती थी तथा शीर्ष की ओर सकड़ी होती जाती थी। कुछ शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानियां उपस्थित थी। मतलब जैसे मैंने बताया राइजोम से क्या निकलती थी, कुछ वायवीय शाखाएं निकलती थी और इन वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर स्पोरेंजिया बीजाणुधानियां पाई जाते थे। तो बीजाणुधानियां स्पोरेंजिया कहाँ उपस्थित होती थी, कुछ वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर बीजाणुधानियां स्पोरेंजिया उपस्थित होती थी और पत्तियां पूर्णतः अनुपस्थित थी। राइनिया एक ऐसा जीवाश्मीय पादप है जिसमें पत्तियां, लीव्स आर एब्सेंट, पत्तियां पूर्णतः अनुपस्थित होती थी। अब अपन बात करते हैं राइनिया मेजर। मैंने बताया राइनिया के 2 प्रजातियां हैं। राइनिया के 2, इस वंश की केवल 2 जातियां हैं। एक तो बेटा राइनिया मेजर है और दूसरा कौन सा बताया था, राइनिया गुइने बाघानी। तो राइनिया मेजर की ऊंचाई लगभग 50 सेंटीमीटर थी। जो ऊंचाई थी, हाइट थी जिसकी राइनिया मेजर की, वो राइनिया मेजर की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर थी और राइनिया मेजर की वायवीय शाखाओं एरियल ब्रांचेस का व्यास डायमीटर 1.5 से 6 मिलीमीटर तक था। तो मतलब राइनिया मेजर क्या था, एक जीवाश्मीय पादप था, लेकिन इसमें जो वायवीय शाखाएं निकलती थी, एरियल ब्रांचेस निकलती थी, उनका जो व्यास है, डायमीटर है, वो 1.5 से 6 मिलीमीटर तक था। इसी प्रकार राइनिया गुइने बाघानी में क्या होता था, इनका आकार छोटा था तथा इनकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के थी। राइनिया मेजर की ऊंचाई कितनी थी, 50 सेंटीमीटर, लेकिन राइनिया गुइने बाघानी की ऊंचाई केवल 20 सेंटीमीटर थी, 20 सेंटीमीटर थी। और राइनिया गुइने बाघानी की वायवीय शाखाओं का व्यास 1 से 3 मिलीमीटर था। राइनिया मेजर में जो व्यास था कितना था, 1.5 से 6 मिलीमीटर था, लेकिन राइनिया गुइने बाघानी में जो एरियल ब्रांचेस का व्यास था, डायमीटर था, वो 1 से 3 मिलीमीटर था। तो राइनिया गुइने बाघानी के प्रकंद पर तथा वायवीय शाखाओं पर अनेक अपस्थानिक शाखाएं भी उपस्थित थी और इन शाखाओं का संवहन संपूर्ण वैस्कुलर स्ट्रैंड मुख्य अक्ष के संवहन संपूर्ण से स्वतंत्र था। तो ये शाखाएं पत्र कलिकाएं थी जो कायिक प्रवर्धन में सहायक थी। तो अगर क्वेश्चन आता है राइनिया में किस तरह से कायिक प्रवर्धन होता था, तो अपन लिख सकते हैं राइनिया में कुछ शाखाएं थी जो कि पत्र कलिकाएं थी, मतलब बल्बिल थी, और बल्बिल के द्वारा राइनिया नामक जीवाश्मीय पादप में कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता था। तो इस प्रकार की शाखाएं राइनिया मेजर में अनुपस्थित थी। अब बात करते हैं बेटा राइनिया, ये तो हो गया बाह्य आकार की। अब आंतरिक संरचना अबाउट द राइनिया। राइनिया जो कि एक फॉसिल प्लांट है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी आंतरिक संरचना कैसी थी, तो प्रकंद व वायवीय शाखाओं की आंतरिक संरचना एक समान थी। जैसे कि मैंने बताया राइनिया में प्रकंद भी मिलता है, एरियल ब्रांचेस भी मिलता है, तो इनका जो आंतरिक संरचना थी वो एक समान थी। तो आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर 3
स्पष्ट क्षेत्रों में विभेदित थी। कौन कौन से क्षेत्र थे बेटा? एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, वल्कुट, कॉर्टेक्स तथा वैस्कुलर स्ट्रैंड। कौन से थे? एपिडर्मिस थी, बाह्य त्वचा थी, वल्कुट थी तथा वैस्कुलर स्ट्रैंड थी। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द राइनिया प्लांट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द राइनिया प्लांट। तो एपिडर्मिस वाज सिंगल लेयर्ड with heavy cuticle on the outer surface, and it is a compact layer of cell broken here and there only by stomata with two guard cells. तो एपिडर्मिस एक स्तरीय थी। एपिडर्मिस कैसी थी बेटा? राइनिया में एक स्तरीय थी तथा क्यूटिकल की मोटी परत से ढकी होती थी। एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाई जाती थी? क्यूटिकल की एक थिक लेयर, मोटी परत पाई जाती थी और वायवीय अक्ष की एपिडर्मिस में अनेक रंध्र उपस्थित होते थे। मतलब एपिडर्मिस में अनेक स्ट्रोमेटास भी पाए जाते थे और प्रत्येक स्ट्रोमेटा, प्रत्येक रंध्र दो द्वार कोशिकाओं, दो गार्ड सेल से घिरा रहता था। मतलब राइनिया के प्रकंद में जो एपिडर्मिस पाई जाती थी, उसमें रंध्र पाए जाते थे और जो रंध्र पाए जाते थे, स्ट्रोमेटास पाए जाते थे, वो दो गार्ड सेल से, दो द्वार कोशिकाओं से घिरे हुए रहते थे। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। तो इसमें राइनिया में कॉर्टेक्स कैसा पाया जाता था? तो cortex was divided into outer and inner cortex. The outer cortex is formed by one or two layers of somewhat larger angular compact cells at hypodermal region without intercellular spaces. The inner cortex was more extensive and it was composed of spherical loosely arranged parenchymatous cells. तो अपन बात कर रहे हैं बेटा वल्कुट की। तो राइनिया नामक जीवाश्म में वल्कुट कैसा था? तो उपत्वचा के भीतर की ओर चौड़ा वल्कुट था। वल्कुट कैसा था? चौड़ा वल्कुट था जो कि आउटर व इनर कॉर्टेक्स में विभेदित था। आउटर बाह्य कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स को क्या बोलेंगे? बाह्य वल्कुट बड़ी पॉलीगोनल, बड़ी बहुभुजी मृदुत की पेरेन्काइमेटस कोशिकाओं के 1 से 4 स्तरों का बना होता था, जिसमें अंतर कोशिकीय अवकाश अनुपस्थित थे। मतलब कहने का मतलब है जो राइनिया में वल्कुट पाया जाता था वो 2 क्षेत्रों में विभेदित था, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। और आउटर कॉर्टेक्स कैसा था? ये पेरेन्काइमेटस सेल्स मृदुत की कोशिकाओं का बना हुआ होता था और इन कोशिकाओं के बीच में जो अंतर कोशिकीय अवकाश थे वो अनुपस्थित होते थे। और आउटर कॉर्टेक्स की जो सेल्स थी वो पॉलीगोनल थी और बड़ी थी, जबकि इनर कॉर्टेक्स मतलब भीतरी वल्कुट गोल मृदुत की तथा अंतर कोशीय अवकाशों युक्त कोशिकाओं से बना था। मतलब इनर कॉर्टेक्स में बेटा इंटरसेलुलर स्पेसेस, अंतर कोशिकीय अवकाश उपस्थित रहते थे और ये इनर कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस सेल से बना था और इनर कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं थी वो गोल थी, स्फेरिकल थी। तो अंतर कोशीय अवकाश रंध्रों द्वारा बाह्य वातावरण में खुलते थे और ऐसा माना जाता है कि भीतरी वल्कुट इनर कॉर्टेक्स पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र था। ये मानते हैं बेटा जो इनर कॉर्टेक्स है वो राइनिया नामक प्लांट के किसमें मदद करता था? प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में मदद करता था। नेक्स्ट हम देखते हैं वैस्कुलर स्ट्रैंड।
संवहनी स्ट्रैंड, ठीक है। तो केंद्रीय भाग में ठोस रंभ उपस्थित होती थी। तो राइनिया नामक प्लांट में कैसी रंभ पाई जाती थी? ठोस रंभ पाई जाती थी, मतलब प्रोटोस्टिल उपस्थित थी। रंभ का केंद्रीय भाग जाइलम का बना था और इसके चारों ओर फ्लोएम उपस्थित था। तो प्रोटोस्टिल थी। राइनिया नामक जीवाश्मीय पादप में प्रोटोस्टिल पाई जाती थी, ठोस रंभ पाई जाती थी, जो कैसी होती थी? तो केंद्रीय भाग तो सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग तो जाइलम का बना होता था और इसके चारों ओर फ्लोएम उपस्थित होता था और मज्जा अनुपस्थित होती थी। तो जाइलम मुख्य रूप से वलयाकार वाहिनिकाओं का बना था। जाइलम किसका बना था? मुख्य रूप से एन्युलर ट्रैकियल्स, वलयाकार वाहिनिकाओं का बना था, जबकि फ्लोएम कोशिकाएं लंबी तथा अंतःशिरों पर तिरछे पटोयुक्त थी। पेरिसाइकिल तथा एंडोडर्मिस अनुपस्थित थी, मतलब इसमें ना तो परिरंभ पाई जाती थी ना ही एंडोडर्मिस पाई जाती थी। सो द स्टील अपन ने बात कर ली, देयर वाज नो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। इन द सेंटर is a slender protostele. Protostele was found in the Rhynia plant. अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो जनन संरचनाएं कैसी होती थी? तो कुछ वायवीय शाखाओं के शीर्ष पर एकल स्पोरेंजिया, एकल बीजाणुधानियां उपस्थित थी। मतलब अपन बात कर रहे हैं अबाउट द स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया were born at the apices of dichotomies and the sporangia were oval or cylindrical structure with pointed ends. They are broad at bases and narrower towards the tip at the place of attachment. तो अपन देखते हैं जो बीजाणुधानी है, स्पोरेंजिया है, आकार में बेलनाकार अथवा अंडाकार दीर्घित होती थी। स्पोरेंजिया मतलब बीजाणुधानी कैसी थी? बेलनाकार थी, सिलेंड्रिकल थी, अंडाकार थी, ओवल थी, दीर्घित थी, मतलब इलोंगेटेड थी। और स्पोरेंजिया मतलब बीजाणुधानी का टर्मिनल पार्ट, अंतस भाग संकीर्ण होता था और बीजाणुधानी का व्यास शाखाओं के शीर्ष भाग से कुछ अधिक होता था। तो अपन देखते हैं बेटा राइनिया मेजर। राइनिया मेजर मैंने बताया, तो स्पोरेंजिया ऑफ राइनिया मेजर बट वर अबाउट 12 मिलीमीटर लॉन्ग। स्पोरेंजिया ऑफ राइनिया मेजर वर अबाउट 12 millimeter long and 4 millimeter in diameter. राइनिया मेजर की बीजाणुधानियां लगभग 12 मिलीमीटर लंबी होती थी और इनका व्यास 4 मिलीमीटर होता था। वापस बोलती हूँ, जो राइनिया मेजर में बीजाणुधानियां पाई जाती थी वो 12 मिलीमीटर 12 मिलीमीटर लंबी होती थी और 4 मिलीमीटर इनका व्यास होता था, जबकि राइनिया गुइने बघानी में जो बीजाणुधानियां मिलती थी, स्पोरेंजिया मिलती थी, वो 3/15 मिलीमीटर 3 मिलीमीटर लंबी होती थी और 15 मिलीमीटर इनका व्यास होता था। और बीजाणुधानी की जैकेट वॉल मतलब बीजाणुधानी की जो वॉल थी वो बहुस्तरीय थी, मतलब द स्पोरेंजियल वॉल इज थिक एंड मल्टी लेयर्ड। तो सबसे बाह्य स्तर एपिडर्मिस कहलाती थी, जिसकी कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त तथा क्यूटिकल से ढकी रहती थी। और एपिडर्मिस सबसे बाह्य स्तर एपिडर्मिस कहलाती थी, मतलब द आउटरमोस्ट लेयर वाज एपिडर्मिस। ठीक है, तो एपिडर्मिस के भीतर की ओर पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं के 2 से 3 स्तर होते थे और सबसे भीतरी स्तर एपिटम का कार्य करता था। तो बीजाणुधानी में
स्पोरेंजिया में अनेक बीजाणु चतुष्क स्पोर टेट्राड्स उपस्थित होते थे। जो राइनिया में बीजाणुधानी पाई जाती थी, स्पोरेंजिया पाए जाते थे, उनमें क्या होते थे, बीजाणु चतुष्क स्पोर टेट्राड्स मिलते थे, स्पोर टेट्राड्स मिलते थे, और सभी बीजाणु एक ही प्रकार के होते थे। मतलब बीजाणु जो है, स्पोर जो है, वो सब बीजाणु होते थे, होमोस्पोरस होते थे, और बीजाणुधानी के स्फुटन के लिए कोई विशिष्ट संरचनात्मक लक्षण नहीं थे। तो यह अपन ने देखा राइनिया के बारे में। और बीजाणुओं का विमोचन बीजाणुधानी भित्ति के विघटन से होता था। बीजाणुधानियों का विमोचन कैसे होता था कि बीजाणुओं का विमोचन बीजाणुधानी भित्ति के विघटन से होता था। तो हाँ बेटा, अब बताओ, ये अपन ने पहले वाले पेपर का पढ़ा है, ठीक है।